हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। जी सर। हाँ यस। हाँ, दिख रहा है। यस सर, आ रही है। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। बताइए, इसको कौन कौन पढ़े हैं, बताइए कोई। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन यस दिख सर। रहा है सर, इसका टाइगर एविटेट दिख रहा है, आप देखिए। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ये सर। सर दिख रहा है। सर सर, इसका टाइगर एविटेट दिख रहा है ना? सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रीन राजस्थान मुझे गवर्नमेंट भी से। नहीं दिख रहा। हाँ, दिख रहा है या नहीं? बताइए विक्रम, क्या है न्यूज सर इसका टाइगर एविटेट का? ये सुप्रीम कोर्ट जो है राजस्थान गवर्नमेंट को जो है ऑर्डर किया था कि बहुत सारा उसमें माइंस का काम हो रहा था, तो बोला गया कि उससे टाइगर को इससे खतरा है, तो इस कारण से 68 जो माइंस है उसको बंद करने का आदेश दिया, इसीलिए थोड़ा सा ये न्यूज में आया। अच्छा, ये 70% ऑफ द और वर्ल्ड टाइगर जो है आपका इंडिया में रहता है। और हाँ, अभी 55 और कुल टाइगर। अभी वर्तमान में रिजर्व है, ये और थोड़ा सा क्रिटिकल। हाँ, पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस तरीके से जो बाकी है। ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये राजस्थान के अलवर में है थोड़ा सा, क्योंकि ये इसीलिए न्यूज में था, हम्म। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन किया था। अच्छा, दूसरा न्यूज क्या है? दूसरा सर, जैसे कल ही आया था इंडियन एक्सप्रेस में, प्रोजेक्ट अस्त्र के बारे में आया था। हम्म। तो कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे, गो ओपन एआई का जो था ये, मतलब एक मल्टी मॉडल टूल आया था हम्म। ओपन एआई कंपनी की, हम्म। जीपीटी 4.0 था। हम्म। उसी की तरह कल एक गूगल ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट अस्त्र नाम से, उसका मतलब मॉडल का नाम ही प्रोजेक्ट अस्त्र है। ऐसा अच्छा। नहीं कोई प्रोजेक्ट है, हम्म। ये एआई टूल है बस। अच्छा। तो यही जानना है कि ये गूगल का टूल है, प्रोजेक्ट अस्त्र के नाम से जाना गया। अच्छा। हम लोग पहले पढ़े थे ओपन आई का एक टूल आया था, मॉडल एआई टूल, तो अच्छा, उसका नाम था जीपीटी 4o। इसी तरीके से ये गूगल का ही एक टूल है, हाँ, मल्टीमीडिया एआई टूल एआई है। टूल है ना? ये प्रोजेक्ट हम्म। अस्त्र है। तो अगर इस तरीके हाँ, से पीटी प्रोजेक्ट में पूछ अस्त्र लिया उसका जाता है। नाम है। बाकी इसमें काफी फंक्शन है, क्योंकि मल्टी मॉडल है, तो इमेज वीडियो टेक्स्ट आदि को मतलब बहुत सारा चीजें इसमें एक साथ कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, कोड वगैरह को भी ये रीड कर लेता है, इनकरेक्ट कोड कहाँ डाला गया उन सबको भी ये एक्सेस, मतलब उसको पॉइंट आउट कर सकता है। अच्छा। अच्छा, उसके बाद विशिंग है, वॉइस प्लस हाँ। फिशिंग। हाँ, वॉइस प्लस फिशिंग मतलब ये गवर्नमेंट जो है, मतलब अपना जो भी उसका जो एम्प्लॉय है उसको गाइडलाइन किया था, क्योंकि बहुत सारा ये आ रहा था कि बहुत सारे जो उनके एम्प्लॉय फंस रहा है उसके ट्रैप में, मतलब ऑनलाइन फ्रॉड एक ट्रैप जो है ना, हम्म। फिशिंग क्या है, तो वही उसके गाइडलाइन किया है। एक मोबाइल फोन पर कॉल के माध्यम से जो एक प्रकार का फ्रॉड एक्टिविटी का जो हो रहा है, वही है विशिंग। उसको वॉइस क्लोनिंग करके उसमें एक तरह से कैच कर, मतलब फिश कर लेता है उसको, फ्रॉड में जाल में फंसा लेता है, यही है विशिंग। अच्छा। तो विशिंग यही है, मोबाइल फोन पर कॉल के माध्यम से जो ट्रैप फ्रॉड करना का एक। काम चल रहा है, उसको विशिंग, वॉइस प्लस फिशिंग हाँ। को दोनों को मिला के एक वर्ड बनाया गया है, हाँ, जिसको एक कि वर्ड विशिंग बना। कहा जाता है। तो हाँ, बस एग्जामिनेशन ये में न्यूज पूछने का न्यूज यही में रहता इसलिए है। था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपने सारे एम्प्लॉय को ये बोला था कि इनके गाइडलाइन कीजिए कि बहुत सारे जो ट्रैप में आ रहे हैं ना आए, इस तरह से उसको सावधानी बरतना है। अच्छा। अच्छा, अगला न्यूज क्या है? वही। कॉपरनिकस ईएमएस कार्यक्रम, इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस क्या है? हाँ, इमरजेंसी मैनेजमेंट, ये सर इसमें जैसे 1998 में से कॉपरनिकस एक मतलब प्रोजेक्ट लाया गया था। उसमें क्या है ना कि कि जो भी मतलब इन्वायरमेंट, मतलब पूरे अर्थ के लिए, अर्थ का ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट है, जिसमें कि एक तरह से मैपिंग हो गया, या फिर कोई भी डिजास्टर है, या फिर बाढ़ है, सूखा है, आग है, उन सबको मतलब ऑब्जर्व कर लेता सेटेलाइट है ये, कोपरनिकस अच्छा, नाम से, ये ईयू का सेटेलाइट था। यूरोपियन यूनियन का है। तो उसी का अभी क्या हुआ, तो चूंकि ईरान, हाँ, अजरबैजान के जो ईस्ट प्रांत में जो ईरान का राष्ट्रपति का जो देहांत हेलीकॉप्टर हुआ है। क्रैश कर गया था, तो ईरान उस पर रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि ये निःशुल्क सभी के लिए, पूरे दुनिया के लिए ये फ्री सर्विस देती है। तो उनसे रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि आपके पास काफ़ी अच्छे मतलब ये जो है मॉडल है कोपरनिकस, जो उनका सैटेलाइट है, उनसे आप पता लगाइए, इसलिए थोड़ा सा न्यूज में आया था।
अच्छा। इनको डिटेक्ट जी, करने और में, इनके खोजने पे बहुत सारा दुर्घटनाग्रस्त हेल्प भी किया। हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट करने में ये कोपरनिकस सैटेलाइट जो है, हाँ ये ईयू का काम आया है। अच्छा। हाँ, तो हाँ मतलब ये ईयू का सैटेलाइट है एक तरह से, ये याद अच्छा। रखना, नासा या इसरो का नहीं है। नहीं है, कोपरनिकस सैटेलाइट जो है और वो 1998 में लॉन्च किया गया था इसको। यूरोपियन यूनियन का सैटेलाइट है और 1998 में लॉन्च किया गया था। और किसका हो गया, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का 50 साल पूरा हो गया है ना। हाँ तो इसमें तो काफी हाँ, 1974 में इसका पोखरण में हुआ था। पोखरण में जो है कि परमाणु परीक्षण किया गया था, उसके बाद अभी इसमें 50 साल पूरे स्माइलिंग हो गए बुद्धा ऑपरेशन के तहत इसको किया गया था सर। हैं। इंदिरा हाँ, तो गांधी इसमें प्रधानमंत्री याद थे। करने वाला ये चीज है कि दो इसमें साइंटिस्ट थे, डॉक्टर आर रमन और एच एन सेठना, दोनों मिलकर इनको एक तरह से हेड कर रहे थे। और इंडिया P5 देश के बाद जो है कि पहला ऐसा कंट्री हेलो। बना था जो न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गया था। हाँ, 1974 में पहला कंट्री बना था। अच्छा। बाकी कुछ कह सकते हैं, गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है क्योंकि 50 ईयर इसका कंप्लीट हुआ है। वही सिल्वर गोल्डन जुबली जुबली, 50 25 ईयर ही वर्ष को होता है सिल्वर इस। जुबली, 50 वर्ष को गोल्डन जुबली, 60 वर्ष को डायमंड जुबली और 70 वर्ष को प्लेटिनियम जुबली कहा जाता है। उसके बाद क्या है, यूज ऑफ यस, स्टेट फंडेड मीडिया ड्यूरिंग द पोल। सीताराम ये येचुरी भी का क्या क्या हुआ, हुआ था? हाँ। क्या सर? क्या था मामला सीताराम येचुरी वाला? ये सीताराम येचुरी जो है ना, वो चूंकि स्टेट मीडिया में क्या है कि इलेक्शन कमीशन जो है 1998 से ही कुछ घंटा मतलब फ्री उसको एयर करने के लिए, मतलब अपना पार्टी का जो भाषण है या फिर उनका टेक्स्ट है उनको पब्लिश किया जाता है फ्री में। सबके लिए बटा हुआ है, स्टेट पार्टी के लिए अलग से और नेशनल पार्टी के लिए अलग से। तो उसी में उनको पहले से भाषण या टेक्स्ट देना होता है ऑल इंडिया रेडियो को या फिर दूरदर्शन को। तो हुआ क्या कि उनका जो सीताराम येचुरी है मार्क्सिस्ट पार्टी मतलब सीपीआईएम का, हम्म। और एक और है एच देवराजन, हम्म। एयर इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, सॉरी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक लीडर थे वो, हैं वो। अब पता नहीं। तो हम्म। उसमें वो दोनों कंप्लेन किए हैं कि हमारे जो भाषण को जो 3 दिन पहले लिया जाता है एयर करने के लिए, हम्म। उनको इस नहीं किया जाता है ताकि कुछ इसमें धार्मिक मामला या और भी कुछ बातें ना हो। तो हम्म। उनको टेक्स्ट को चेंज कर दिया गया, काफी वर्ड को डिलीट कर दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह के बारे में भी बहुत सारी बातें उसमें की थी उन्होंने, तो उनको वो डिलीट कर दिया। इसीलिए न्यूज में आया था कि मतलब एक तरह से ये डिसेंट हो रहा है, मतलब विरोध करने का जो अधिकार है या बोलने का जो फ्री अपना स्पेस रखने का अधिकार है, उसका उल्लंघन हो रहा उनको वो उल्लंघन कर रहा है। है। अच्छा। बस याद ये रखना है कि कितना घंटा देता है मंथ में, एक पूरे एक 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 पार्टी मंथ को में 10 एक घंटा नेशनल पार्टी को 10 घंटा दिया जाता है दूरदर्शन पर या ऑल इंडिया रेडियो और पर, ऑल इंडिया और रेडियो। 15 घंटा हाँ। दिया जाता है क्षेत्रीय दूरदर्शन पर। मतलब कि दूरदर्शन का हम्म। भी दो प्रभाग है ना, एक नेशनल वाला है, उसके बाद दूरदर्शन पटना, हाँ दूरदर्शन रांची, ये भी तो चलता है। उसके बाद हाँ, फिर जो है कि हमारे पास 6 नेशनल पार्टी हैं अभी, और 59 जो है कि स्टेट पार्टी हैं अभी हमारे स्टेट पास। पार्टी और 2790 रजिस्टर्ड पार्टी है इंडिया में। 2790 रजिस्टर्ड पार्टी हैं टोटल इंडिया में। तो इस तरीके से 10 घंटा इसको मिलता है नेशनल में, और 15 घंटा जो है कि रीजनल दूरदर्शन पे मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं आपको, जैसे कि ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो है ये कोर एरिया में बंद करने के लिए दिया गया है, 68 खदानों को। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अरवल जिले में है, मैं वहाँ गया भी हूँ। उसके बाद ये प्रोजेक्ट अस्त्र जो है कि गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिशिंग जो है कि वॉइस प्लस फिशिंग, इस दोनों से मिलाकर बना है, और इस चीज को कर्मचारी को चेतावनी दिया गया है कि वॉइस क्लोनिंग करके आपको जो है कि फिशिंग किया जा सकता है, आपके साथ जो है कि किसी भी तरीके का साइबर अपराध हो सकता है। ये कॉपरनिकस वाला इंपॉर्टेंट बहुत है न्यूज, क्योंकि ये पूछ सकता है कि कॉपरनिकस कार्यक्रम किसका था। तो सबसे पहले तो ये सैटेलाइट जो है कि इसका यूरोपियन यूनियन का था। और ये चर्चा में इसलिए रहा है कि अजरबैजान में जो ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर पे हादसा हुआ है, उसको पता लगाने के लिए इसका इनको बोला गया था कि आप डेटा उपलब्ध करवाइए, तो इन्होंने कुछ मदद किया था। और तो बाद बाकी ठीक है, ये सारा न्यूज है आपको, और डेली इसी तरीके से कुछ कुछ न्यूज पढ़ते रहिए। हम लोग आते हैं अपने क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया था, और एक भी व्यक्ति ने इसका सटीक आंसर नहीं लिखा है। एक लड़का साकलिन है जिसने इसको लिखा है, और किसी ने सबसे पहले आंसर नहीं लिखा है। और इन्होंने जो भी आंसर लिखा है मैंने उसको देखा है, वो आंसर संसद के बारे में बहुत ज्यादा लिखा गया है। और जो आंसर लिखना था हमको क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के ऊपर, वो नहीं लिखा गया है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो स्वायत्त विधानमंडल या पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी क्या चीज होता है, इसको शायद समझने में आप लोगों को कमी रह गया है, इसलिए आपने नहीं लिख पाया है।
जो स्वायत्त विधानमंडल या पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जिसको कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? स्वायत्त विधानमंडल क्या मतलब होता है? कोई क्या समझते हैं इसके मतलब से, ये बताइए। सर स्वायत्त विधानमंडल होता है हम्म कि जिसके ऊपर कोई और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वगैरह ना चले, हाँ ठीक है। वो और कोई वो जो भी फैसला करे वो सर्वमान्य हो। अंतिम फैसला हो। ये सर, ठीक है। एक ये जैसा कि ब्रिटेन का है। हाँ बोलो। जो अनुच्छेद 50 है सर, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखा गया है, तो एक तरीके से वो फ्लो हो, अनुच्छेद का पूर्णतः प्रयोग किया जाए। बट भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पर न्यायिक सक्रियता का मामला देखा जाता है। तो आरती, ये सबसे पहले तो तुमको ये बताना है कि ये जो हम लोग संसद की संप्रभुता के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये मामला पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का ही है। संसदीय संप्रभुता को ही स्वायत्त विधानमंडल के टर्म में दिया गया है। व्हाट इज द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी? सबसे पहले इस टर्म को डिफाइन करो। यहीं पे फंस गया है मसला, इसलिए लोग लिख नहीं पाए इसको। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या होता है? संसद की प्रभु सत्ता क्या होती है? मतलब स्वयं में संसद को स्वयं में इतना पावर हो कि वो अपना कार्य बिना किसी के हस्तक्षेप से पूर्ण करे। मतलब कि उसके द्वारा बनाए गए कानून को किसी भी तरीके से किसी भी अन्य संस्था के द्वारा निरस्त नहीं कर सकता है। संसद की अपनी संप्रभुता है, जैसा कि ये बता रहा था कि कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर नहीं हो, कोई भी बॉडी उसके ऊपर नहीं हो। तो संसदीय संप्रभुता का क्या अर्थ निकालेंगे कि संसद ही सर्वोपरि है, सर्वोसर्वा है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। सुप्रीम आदेश है, उसके आदेश को मानने के लिए सभी बाध्य हैं, और वो जो है कि किसी के अधीन नहीं है। तो क्या भारत में आपको ये दिखता है? पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी दिखता है? नहीं सर। कैसे नहीं दिखता? क्योंकि सर वही तो है कि न्यायिक सक्रियता कहीं कहीं न्यायालय है, उसका भी हस्तक्षेप इस पे होता है। न्यायिक सक्रियता वर्ड है उसके थ्रू, तो ये पूर्णता तो नहीं है सर। संसद को पूर्ण संप्रभु तो नहीं कर सकते। देखिए, संसदीय सर्वोच्चता का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन। इससे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ब्रिटेन है आपका। तो यहाँ मतलब कि देश के संसदीय संप्रभुता का क्या मतलब हम लोगों ने निकाला कि संसद सरकार के सभी अंगों में सर्वोपरि हो। यहाँ कहीं दिखता है आपको कि सरकार के सभी अंगों में संसद सर्वोपरि है? हमारे यहाँ क्या सिस्टम है? चेक एंड बैलेंस का है। आपको लगता है कि न्यायपालिका सर्वोपरि है या कार्यपालिका सर्वोपरि है या विधायिका सर्वोपरि है? कोई सर्वोपरि है किसी मामले में? नहीं सर, किसी मामले में कोई सर्वोपरि नहीं है। तो हमारे यहाँ जो है कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, किसी भी आंतरिक या देश के बाह्य या आंतरिक मामलों में। हेलो, आवाज क्लियर नहीं है? हेलो हेलो। यस सर, क्लियर है। हाँ तो आ रही है। हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि जनता का, क्योंकि संसदीय संप्रभुता क्यों होता है? संसदीय जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं लोग, और जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं तो जनता ने उन्होंने क्या किया है कि जनता ने अपने निर्णय लेने के लिए, अपना विधान बनाने के लिए उसको प्राधिकृत कर दिया गया है, उसको ऑथराइज कर दिया गया है। संसद में जो हमारे सांसद महोदय बैठते हैं वो किस बात के लिए बैठते हैं कि जनता के बिहाफ पे आप वहां पे क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। इसी के लिए तो बैठते हैं। लेकिन क्या उसका बनाया गया कानून अंतिम है? नहीं है। क्यों नहीं है उसको अभी समझेंगे। कुछ तत्व ऐसे हैं हमारे पार्लियामेंट में जहाँ की संसदीय संप्रभुता संपन्न स्थिति दिखती है, और कुछ तत्व ऐसे हमारे पार्लियामेंट में है जहाँ की संसदीय संप्रभुता संपन्न स्थिति को नहीं दिखाता है। दोनों टर्म को आपको हम लिखा भी देंगे, क्योंकि आप लोग लिख नहीं पाए हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद समझा भी देते हैं कि मैटर क्या है, अमेरिका के संविधान में कैसा स्थिति है, और ब्रिटेन के संविधान में क्या स्थिति है, और हमारे संविधान में क्या स्थिति है। यही 3 चीज तो कंपेयर करना है इस क्वेश्चन में, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो क्लियर है कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं? सबसे पहले संसदीय संप्रभुता को समझेंगे, संसदीय संप्रभुता क्या होता है। उसके बाद कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें कि संसदीय संप्रभुता को समझाया गया है कि जिससे हमको दिखता है कि ये संसदीय संप्रभुता है। उसके बाद कुछ ऐसे तत्व मिलेंगे जिसमें कि संसदीय संप्रभुता नहीं है। दोनों को कंपेयर करेंगे। उसके बाद हमारे विदेश से भी कुछ स्थिति देख लेंगे, जो हमारा कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें पढ़ना होता है, तो ब्रिटेन में क्या है और अमेरिका में क्या है, इतना ही क्लियर करना है। उसके बाद आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। और इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं, और रिसेंट ट्रेंड में 65वीं में भी ये क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी 64वीं 63वीं में भी क्वेश्चन था। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछे गए हैं,
और रिसेंट ट्रेंड इस तरीके के क्वेश्चन को पूछने का संख्या बढ़ गया है, इसलिए आप लोग शांति से सुनेंगे भी और उसके बाद जो नोट कराएंगे उसको नोट भी कर लीजिएगा। क्योंकि आप लक्ष्मीकांत को जाके उल्टा के कुछ लोगों ने आंसर लिखने का प्रयास किया था, लिख नहीं पाया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बताया कि संसदीय संप्रभुता का मतलब है, इस संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत इस धारणा पर आधारित होता है कि जहां पे प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित लोग जो कि उसके बिहाफ पे विधान बनाते हैं, उसके ऊपर कोई भी बॉडी काम नहीं करता हो, उसकी निर्णय, उसके द्वारा दिया गया डिसीजन, उसके द्वारा बनाया गया कानून सर्वोपरि होगा, उस पर किसी भी तरीके का कोई किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होगा, जैसा कि मॉडल ब्रिटेन में है। और ब्रिटेन के इस मॉडल को देखते हुए ही कहा गया था। आपको पता है कि ब्रिटेन में जो है कि जब कानून बना देता है कोई संसद, तो वहां की न्यायपालिका को के पास किसी भी तरीके के जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं है, मतलब कि वो कानून का समीक्षा नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ की न्यायपालिका हो या अमेरिका की न्यायपालिका हो, वहां पे कानून की समीक्षा करने का अधिकार है और वो जुडिशियल रिव्यू के तहत कर सकता है। ऐसा एनजेएसी एक्ट में देखा गया है, जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, आपको पता होगा, वो एनजेएसी का था, नेशनल कमीशन फॉर क्या कहते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट। उसको जो है कि रिजेक्ट कर दिया गया था संसद के इसके न्यायपालिका के द्वारा, उन पूरी तरीके से पूरे कानून को निरस्त कर दिया गया था। तो इसी बात को लेकर के डी लोमले एक ब्रिटिश मतलब कि बहुत बड़े क्या कहते हैं ये संविधानविद थे, उन्होंने ब्रिटेन के संसद के बारे में जो एक टिप्पणी किया था, उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था, ब्रिटिश संसद एक महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है। मतलब कि उसके पास इतने अधिकार है। इतने अधिकार कैसे हैं? इतने अधिकार इसलिए हैं क्योंकि वहां पे क्या कहते हैं, आपका जुडिशियल रिव्यू का कोई प्रावधान है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो है कि अलग अलग चीजें दिखती है। तो क्या स्थितियां बनाती हैं जिसको कि क्या कहते हैं संसदीय संप्रभुता संपन्न स्थिति को बनाता है? कुछ संविधान के कुछ ऐसे प्रोविजन हैं, क्या क्या प्रोविजन है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रोविजन को देख लेते हैं जो कि संसदीय संप्रभुता की स्थिति को बनाता है। तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के लिए कौन कौन से प्रोविजन है जो कि सोवरेनिटी दिखाता है? कौन कौन दिखाता है? पहला आपको क्या दिखता है कि संसद देश का सर्वोच्च विधायिका है। संसद सर्वोच्च विधायिका होने के कारण जो है कि किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार इनको मिलता है। तो किसी भी विषय पर अगर कानून बना सकता है सर्वोच्च विधायिका के होने के नाते, तो ये आपको क्या दिख रहा है? पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, क्योंकि किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। किसी भी भाग में जो है कि वो संशोधन भी कर सकता है। संशोधन वाला भी सारा आर्टिकल आपको पढ़ा देंगे कि क्या एक गोपालन केस क्या था, शंकरी प्रसाद केस क्या था, ये सब जानते हैं ना। केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, गोलकनाथ केस में क्या हुआ, ये पूरा बता देंगे आज आपको। ठीक है, तो किसी भी विषय पर कानून बना सकता है, किसी भी भाग में जो है कि संशोधन करने की शक्ति है। उसके बाद जो है कि प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जो है कि वो कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखता है कि जब ये संसद चलने लगती है तो। ठीक है, और एक बात आपको पता है कि संसद के बिना अनुमति के, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि संसद के बिना अनुमति के ना तो आप कोई कर लगा सकते हैं, ना कोई नया कर लगा सकते हैं, ना ही मतलब कि कोई कर का वसूली कर सकते हैं, ना तो कोई नया टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, ना कोई टैक्स की वसूली कर सकते हैं, ना ही पैसा जो आया हुआ है टैक्स से वसूल करके उसको आप खर्च कर सकते हैं। तो ये भी दिया गया है कि संसद के पास इतनी शक्ति है कि बिना इसके परमिशन के आप नहीं कर सकते हैं। और बजट में जो पास होता है मेनली मुद्दा यही रहता है कि टैक्स के पैसे से अगले साल टैक्स लेना है और जो पैसे आए हैं उसको खर्च करना है, इसी के लिए बजट दिया जाता है। बजट में यही डॉक्यूमेंट रहता है। अब देखिए, संसद के पास इतना पावर है कि राष्ट्रपति भी चाहे तो संविधान का दुरुपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको महाभियोग लगाने का पावर है। इससे आपको क्या दिखता है? संसद की संप्रभुता है। उसके बाद न्यायपालिका में भी संसद का दखल है। कैसे दखल है संसद का भाई? तो न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी उसका निर्धारण करता है। अगर न्यायाधीश का ऐसा मतलब कि आचरण लगता है जो कि संविधान के खिलाफ है, तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया न्यायपालिका के ऊपर भी चला सकता है। और महाभियोग जैसी प्रक्रिया को चलाने के बाद जो है कि जजों को भी हटाया जा सकता है। तो इस तरीके से संसद की सर्वोच्चता आपको दिखती होगी। उसके बाद फिर भारतीय संसद जो है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र के उसके सीमा का नाम बदल सकता है, उसके जो है कि क्षेत्र को बदल सकता है। इस तरीके से भी आपको संसद की सर्वोच्चता दिखती है। तो मैंने कितना पॉइंट बता दिया आपको कि किसी भी विषय पर कानून बना सकता है, कोई भी संशोधन कर सकता है। संसद के बिना अनुमति के ना तो आप कोई टैक्स ले सकते हैं, ना लगा सकते हैं, और ना ही उससे मिले हुए पैसे को खर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि राष्ट्रपति के ऊपर ये महाभियोग भी लगा सकता है। न्यायपालिका में अपना दखल रखता है, वो न्यायपालिका के जजों की संख्या को निर्धारित करता है। न्यायपालिका के जजों पर महाभियोग जैसी प्रतिक्रिया को लगा करके उसको न्यायपालिका को हटा भी सकता है। तो ये सब इन सब चीजों से वो क्षेत्र का नाम बदल सकता है। इन सब चीजों से हमको क्या दिखता है कि हाँ,
हमारे देश में ऐसा प्रतीत होता है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, संसद ही सर्वोच्च है, संसद के बिना जो है कि कुछ नहीं होता है। ये आपको दिख रहा था। फिर अगले में हेडिंग में हम लोग क्या जानेंगे कि संसद में क्या पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, यस या नो। तो क्या ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं है, किस किस स्थिति में आपको गैर संप्रभु स्थिति दिखता है आपको? तो गैर संप्रभु वाला प्रभु संपन्न वाला स्थिति क्या दिखेगा, बताएंगे कोई? पहला लिखित संविधान होगा सर। अगर कोई संसद अगर जैसा कानून बनाता है तो वो संविधान के दायरे में रहकर ही बनाएगा। ठीक है, और कोई? और कोई? देखिए, सबसे पहले तो जो बहुत बड़ा पावर है न्यायपालिका के पास, न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको आप जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। न्यायपालिका संसद के द्वारा बनाए गए कानून का विधि सम्मतता की जांच कर सकता है और उस कानून के उस भाग को खारिज कर सकता है या पूरे के पूरे कानून को भी असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायपालिका के पास इतनी शक्ति है। तभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, संसद कोई भी कानून बना सकती है, दूसरे ही हाथ में हम लोग ये भी पढ़ रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू के तहत उसके द्वारा बनाए गए कानून को जो है वो खारिज भी कर सकता है, असंवैधानिक घोषित भी कर सकता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में किसको घोषित किया असंवैधानिक? आपका ये वाला जो चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या किया? ये विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून था, उनको उन्होंने पूरी तरीके से असंवैधानिक घोषित किया है। तो ये आपको दिखाता है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं है। उसके बाद फिर विधि संगत है कि नहीं है कोई कानून, ये भी जांच कर सकता है, वो जांच करता भी है। उसके बाद बताइए कि जो लिखित संविधान है, तो जो संविधान लिखित है वो हमारे यहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता है। लिखित संविधान से हटके कोई कानून बना ही नहीं सकता है संसद। दूसरा है कि संघीय व्यवस्था है, संसद के पास ही सिर्फ पावर नहीं है बल्कि राज्य विधानमंडल के पास भी पावर है। ठीक है, संसद अपने विषय संघ सूची पे कानून बनाएगा, समवर्ती सूची पे कानून बनाएगा, अपशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाएगा, लेकिन राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को दिया गया है। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार किसके खिलाफ है? वो संसद के मतलब विधायिका के ही खिलाफ है कि आप कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं जिससे कि लोगों का मौलिक अधिकार कटल होता हो। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भी कुछ पावर है। आप संसद संसद बोल रहे थे, तो संसद का एक अंग होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का पावर है, जिससे कि संसद के विधान बनाने की शक्ति को कम किया जा सकता, कम करता है। कम ऐसे करता है कि वो 6 महीना के लिए तो कम से कम जारी कर ही सकता है राष्ट्रपति अपना अध्यादेश। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या लगता है कि जो संसद का सर्वोच्चता है, जो संसद की संप्रभुता हम लोग कह रहे थे, इन सब भागों को जब हम देखते हैं तो क्या दिखता है कि नहीं, संसद की सर्वोच्चता नहीं है। तो निष्कर्ष में क्या कहेंगे इसमें? भारतीय संविधान निर्माताओं ने सरकार के अंगों को क्या किया था? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के किसी भी अंग को सर्वोच्च मान्यता नहीं दिया था। उसके बदले इन्होंने चेक एंड बैलेंस का सिस्टम लाया है, संतुलन की शक्ति का स्थिति बनाया है, ताकि तीनों अंग जो है कि अपने अपने क्षेत्र में ना सर्वोच्च हो बल्कि एक दूसरे पर नियंत्रण भी बना के रख सके। तो क्या संसद की सर्वोच्च, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि विधानमंडल के पास असीमित शक्ति है, क्या आपको लगता है कि विधानमंडल के पास असीमित शक्ति है? दिखता है कि विधानमंडल के पास शक्तियां विशाल है? नहीं है। ठीक है, उसके बाद इनके पास और भी कुछ शक्तियां होती है, जैसे कि आपको संसद जो है कि राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। ये इन सब चीजों को भी देख लेते हैं। तो संसद राज्य सूची पर कानून बना सकता है, कब बना सकता है, कोई बताएंगे क्या? फिर उसके 2-3 सर हैं हाँ। जैसे एक तो 249 बोलता है कि अगर राज्य चाहे तो उस संबंधी राज्य से संबंधित जो कानून है वो बना सकता है। फिर 263 है जिसमें जल वाला है, तो नदी जल से रिलेटेड है। इमरजेंसी। हाँ, 356 है सर या 365 है। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको लिख लीजिएगा, बता देते हैं कुछ पॉइंट है। जैसे देखिए, सबसे पहले जब राज्यसभा इस बात को संकल्प पारित करे कि इस विषय पे कानून बनाया जाना चाहिए, तो जो है कि राज्य सूची के विषय पे कानून बन सकता है। दूसरा, जो राष्ट्रीय आपातकाल के दरमियान बताया गया कि इमरजेंसी के दरमियान जो है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है, वैसी बात है कि इमरजेंसी जब लागू हो तो संसद जो है कि कानून बना सकता है। कई बार ऐसा स्थिति होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य जो है क्या कहते हैं, वो संसद को बोलता है कि हमारे यहाँ जो है कि कानून बना दीजिए, इस विषय पर जो है कि संयुक्त अनुरोध होता है। तो जब 2 या 2 से अधिक राज्य ऐसा अनुरोध करे कि इस मामले पे, जैसे मान लो कोई नदी पार कर रहा है, अब 2-3 राज्य से पार कर रहा है, दोनों तीनों राज्य अपने अपने विधानमंडल में अलग अलग कानून पारित नहीं करके वो संसद को कहता है
कि अनुरोध करता है कि मेरे लिए एक ऐसा कानून पारित कीजिए जो कि तीनों राज्य को मान। ऑब्वियस सी बात है, वो तीनों राज्य के लिए जो है कि कानून बना देगा। तो ऐसा जब रिक्वेस्ट आता है तब तो उसके बाद जो है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, आपको बताया था मैंने कल भी कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के बाद क्या स्थिति होती है कि सारा का सारा कानून बनाने का शक्ति जो है कि संसद के पास चला जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते करना हो, मतलब कि कई बार हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता जब करना होता है तो उस स्थिति में जो है कि राष्ट्र का मसला आता है, राष्ट्र के मसले के सामने जो है कि राज्य सूची पर भी वो कानून बना सकता है। तो ये 4-5 ऐसे मतलब कि समय है जब कानून बना सकता है कौन, राज्य सूची पर संसद कानून बना सकता है। ठीक है, उसके बाद संसद के और भी कुछ शक्तियां हैं, जैसे कि कार्यकारी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, संवैधानिक शक्ति है, निर्वाचन संबंधी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। अब बताओ तो जरा संसद का न्यायिक शक्ति क्या है? संसद की शक्ति है ये सब। सर न्यायिक पहले ये है कि क्या हाँ। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की जो संख्या बढ़ा या घटा सकती है। वो घटा बढ़ा तो शक्ति ही है। न्यायिक शक्ति में यह है कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उसका सर्वोच्च न्यायालय के जज, उच्च न्यायालय के जज के ऊपर जो है कि वो महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है, तो ये इनकी न्यायिक शक्ति है। उसके बाद जो है कि यस सर, इसको अर्ध संघीय भी अर्ध न्यायिक भी अर्ध बोलते न्यायिक हैं शक्ति बोलते हैं, जिसको कि क्वासी जुडिशियल प्रोसेस बोला जाता है। इसको। तो ये क्वासी जुडिशियल जो है कि संसद के पास ऐसा पावर रहता है। ठीक है, निर्वाचन संबंधी भी शक्ति है क्या संसद के पास? ये सर है ना, राष्ट्रपति का भी तो चुनाव वही जाते हैं, भारत वो के संसद के मेंबर ही चुन के जाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद ही करता है। तो इसलिए जो है कि इनके पास निर्वाचन संबंधी भी शक्तियां हैं। उसके बाद संवैधानिक शक्ति में क्या है? संविधान संशोधन की शक्ति है। संविधान संशोधन की शक्ति तो अवश्य बात है संसद के पास है। वित्तीय शक्ति में क्या क्या है संसद के पास? वित्तीय शक्ति के बारे में कोई बताएं। कंसोलिडेशन फंड, टैक्स लगाना। सर बिना संसद की अनुमति से टैक्स को जो है ना वो बढ़ा या घटा नहीं कर सकते या कहीं खर्च नहीं कर सकते। या किसी भी अधिकारियों की संसद जितना भी आपको दिख रहा है बजट समिति और से जो समिति होती है उसके माध्यम से इसकी खर्च की जांच कर सकते हैं। ठीक है, बजट की स्वीकृति हो गया, संसद के समक्ष रखना, बजट के माध्यम से सरकार को आगामी वित्त वर्ष के लिए कितने पैसे खर्च करने हैं उसको बताना। ठीक है, उसके बाद फिर लोक लेखा समिति है, प्रकलन समिति है, सार्वजनिक उपकरण की समिति है, ये सारा का सारा रिपोर्ट जारी होता है। ये संसद की अपनी शक्ति है इन सब मामलों में भी कि सारा जांच परख करना, ये सब कौन करता है? तो संसद की अलग अलग समितियां करती है, तो वो संसद के तहत ही आता है, इसलिए इनके पास वित्तीय शक्ति भी है। उसके बाद कार्यकारी शक्ति भी है, जैसे कि कार्यपालिका का अपना नीति निर्णय कैसे लेगा, उसके लिए जो है कि अलग अलग काल चलते रहता है। वो प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यान प्रश्न प्रस्ताव हो गया, स्थगन प्रस्ताव हो गया, ये सब इनके पास क्या है? कार्यकारी शक्ति है। उसके अलावा भी शक्ति है कि संसद क्या है? देश में किसी भी मामले पे विमर्श करने के लिए, देश के किसी भी मामले में विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च मंच संसद ही है। हमारी लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया में विमर्श कौन करेगा? तो संसद करेगा। उसके बाद फिर यही संसद है जो कि तीनों तरीके का आपातकाल का संस्तुति कर सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल हो, राज्य आपातकाल हो, वित्तीय आपातकाल हो, ये लगाने का अधिकार किसको है? संसद को ही है। उसके बाद जो है कि नाम राज्य के क्षेत्र, हाँ कौन है? म्यूट कर लो, हेलो म्यूट करो। ठीक है, उसके बाद राज्य के नाम में परिवर्तन करना इत्यादि, ये इनके पास शक्ति है। अब देखिए मसला क्या हुआ था कि इन सारी शक्तियों के साथ साथ इनके पास चेक एंड बैलेंस का भी मामला था। चेक एंड बैलेंस कब स्थापित हुआ? जब केशवानंद भारती का केस आया, उसी समय से ये बहुत बड़ा न्यायिक निर्णय है केशवानंद भारती का केस। और ये 24 अप्रैल 1973 को आया था, आपको पता है? 1973 हाँ 73। और अभी क्या हो गया? 2023 में इसको 50 वर्ष पूरे हुए हैं। यस सर। और जब किसी चीज का 50 वर्ष पूरा होता है तो पता है क्या मनाते हैं हम लोग? गोल्डन जुबली। हाँ, तो गोल्डन जुबली मनाते हैं। जब गोल्डन जुबली मनाते हैं तो ये क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए। मसला कहाँ से स्टार्ट हुआ था? केशवानंद भारती से पहले किस किस
के कौन कौन से केस थे आपको ये सीरियल से याद है क्या? हम नाम लिखते हैं, आप जरा सजाइएगा तो इसको। एक था AK गोपालन केस, ठीक है। उसके बाद था सज्जन सिंह, मतलब आपको सीरियल में लगाना है सज्जन सिंह। उसके बाद फिर आप ले लीजिए शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद। उसके बाद क्या था? गोलकनाथ, गोलकनाथ 1 2 3 4। एक और केस कौन सा था? केशवानंद भारती। ये कई बार लगाने के लिए आता है, इसको लगाइए, सजाइए जरा ऑर्डर में। सबसे पहले कौन होगा, सबसे बाद में कौन होगा? सबसे पहले शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद, चलो ठीक है। 3 नंबर को पहले रखे हम। उसके बाद इसके बाद शंकरी प्रसाद के शंकरी बाद प्रसाद होगा सर, या सॉरी AK गोपाल होगा दूसरे नंबर पे, तीसरे होगा सज्जन दूसरे सिंह। पे के गोपाल है। अच्छा, तो AK गोपालन को रखे। उसके बाद बोलो। सज्जन सिंह। सज्जन सिंह। सज्जन सिंह, चलो यस सर। सज्जन सिंह को 2 नंबर पे रख दिए। उसके बाद उसके बाद गोलकनाथ। इसके बाद गोलकनाथ गोलकनाथ, हो गया। इसके बाद केशवानंद भारती। उसके बाद गोलकनाथ, उसके बाद केशवानंद भारती। 4 नंबर को रखे। उसके बाद फिर 5 नंबर को रखे। सही है क्या? बताओ जरा, सब टेस्ट करें, देखें कौन कौन है। आलोक, सोनम, चंदन, रूपा, राहुल, ममता, प्रिया, जिज्ञासा, बताओ। गोलकनाथ सर 1960 का है, केशवानंद 1973 का है, AK गोपालन आई थिंक 1954 का है सर। नहीं, AK गोपालन सबसे पहला केस गोपालन है। मुझे 50 का है, 50 का, और हाँ, शंकरी शायद 60 का है। नहीं शंकरी 60 नहीं, गोलकनाथ 60। उन्हें देखो, AK गोपालन केस 1950 का है। अब सुन लो, 1950। AK गोपालन है ना केस सर? या 1950 का है। शंकरी प्रसाद का जो केस है ये 1951 का है। तो यहाँ पे लिखाएगा शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद 1951 का केस है। अभी बताएंगे इसमें हुआ क्या क्या, तो वो भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका सज्जन सिंह केस जो है ये 1965 का है। उसके बाद गोलकनाथ केस आया था 1967 का है। उसके बाद केशवानंद भारती केस आया था 1973 का है। क्या हुआ था AK गोपालन केस में, अब बताइए, कोई बताइए AK गोपालन केस में क्या हुआ था? क्योंकि संविधान में ये सारे के सारे केस जो है कि आपके इम्पोर्टेंट इस बात के लिए हैं क्योंकि हर केस का संबंध मौलिक अधिकार से है। सर इसमें बोला गया था कि संशोधन नहीं हो सकता है संविधान में। नहीं नहीं, आपके ऐसा नहीं है। इसमें कहा था कि संशोधन आरक्षण के हो बारे में सकता नहीं है। नहीं, आरक्षण के बारे में भी नहीं था ये। और कोई बोलो। सर इसमें आर्टिकल 13 के तहत बोला कि संशोधन सर नहीं, हो बेसिक सकता है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड है सारा। हाँ हाँ ठीक है, वो तो समझ रहे हैं, मतलब कहा क्या गया था वो बताइए ना। AK गोपालन केस में क्या बोला गया था? AK गोपालन। देखिए, AK गोपालन का जो केस था, इस केस में ये बोला गया था कि राज्य कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इसमें तो अधिकार से प्रस्तावना में संशोधन अरे किया नहीं जा सकता है। नहीं, राज्य कानून के आधार पर किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित कर सकता है। यानी कि आर्टिकल 21 का जो प्रतिक्रिया है, कानून द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया, और क्या कहते हैं कानून की उचित प्रतिक्रिया। आपको पता है कि एक होता है प्रोसीडर एस्टेब्लिश बाय लॉ, और एक क्या होता है, एक होता है रूल ऑफ लॉ, एक होता है प्रोसीडर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये ना। तो इसमें यही कहा गया था कि जो रूल ऑफ लॉ यस के सर। तहत है, रूल ऑफ लॉ के तहत आप किसी भी व्यक्ति के जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का या तो जीवन के अधिकार से या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से आप वंचित कर सकते हैं। ये AK गोपालन का केस 1950 का था। मतलब कि आपको पता है कि हमारे संविधान में किसी व्यक्ति के जीवन लेने का भी अधिकार दिया गया है, लेकिन वो उचित प्रतिक्रिया के तहत हो, मामला न्याय उचित होना चाहिए। किसी को फांसी पे लटका सकते हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ के तहत जा करके फांसी पे लटका सकते हैं। तो रूल ऑफ लॉ के तहत ऐसा बोला गया AK गोपालन केस में। शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ था ये बताइए। ये तो गया किसी का जीवन ले सकते हैं। यस। शंकरी प्रसाद में क्या हुआ था? इसमें था कि संसद
संसद किसी भी भाग को संशोधित कर सकता है, किसी भी मामले को। फंडामेंटल राइट को संशोधन कर सकता है किसी भी। विक्रम सही बता रहा है। किसी भी भाग को संशोधित कर सकता है, फंडामेंटल राइट को भी संशोधित कर सकता है, और ऐसा करना कानून के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शून्य नहीं माना जाएगा। क्या कहा गया था इस केस में, आप समझिए कि संसद के पास संवैधानिक संशोधन की शक्ति है, ठीक है, और ये किसी मौलिक अधिकार को कम कर सकती है या छीन भी सकती है। संसद के पास संविधान के संशोधन की शक्ति है, यह किसी भी मौलिक अधिकार को कम भी कर सकती है या छीन भी सकती है। ऐसा करना कानून के अनुच्छेद 13 के तहत शून्य घोषित नहीं होगा, यानी संविधान का जो आर्टिकल 13 है उसके तहत शून्य घोषित नहीं होगा, ठीक है। ये बोला गया था कि फंडामेंटल राइट में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसके बाद सज्जन सिंह केस में क्या हुआ, बताइए। वही सर, उसमें जो सज्जन सिंह शंकर तो प्रसाद ने बोला आर्टिकल 13 वाला है, ये बात है कि संविधान में अनलिमिटेड संशोधन कर सकते हैं, और जो संविधान संशोधन है वो विधि नहीं है। उसके बाद फिर आए थे गोलकनाथ केस में। तो गोलकनाथ केस में क्या बोला गया, इससे फिर पलट गया मसला, यहाँ से पलटना स्टार्ट हो गया था। यस सर, इसमें बोला गया Yes, sir. विधि में मतलब संविधान संशोधन जो होता है विधि के परिभाषा के अंतर्गत आता है, और इसी के तहत इसी के बाद फिर सरकार 24वां संविधान संशोधन लाया था 1971 में। जी 13/4 जोड़ा था उससे। 24वां और 25वां दोनों संविधान संशोधन में ये बोला गया था कि ये विधि के तहत होगा। ये इसको आर्टिकल 368 को जो है कि डिड नॉट कन्फर टू अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद फंडामेंटल राइट को जो है कि वो कहा गया था कि आप अमेंड नहीं कर सकते पार्लियामेंट के तहत, और इसी के अगेंस्ट में फिर जो है कि 24वां संविधान संशोधन लाया गया, उस 25वां संविधान संशोधन भी लाया गया। तो एक बार क्या चल रहा है कि संविधान को संशोधन करने के लिए कहा जा रहा है कि हाँ आप जो है मामला मौलिक अधिकार का, एक मौलिक अधिकार में आप संशोधन कर सकते हैं। एक तरफ हो रहा था कि नहीं आप मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो गोलकनाथ केस में ऐसा कहा गया कि नहीं आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, आपका विधि जो आर्टिकल 368 के तहत जो संवैधानिक संशोधन का विधि है वो विधि हम नहीं मानने जा रहे हैं। उसके बाद अगला मसला आया आपका 1973 में, जिसको कि बोलते हैं केशवानंद भारती का केस। यहाँ पे इस बात का फैसला करना था कि क्या संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है पार्लियामेंट के पास, वो शक्ति असीमित है क्या। इस बात पे फैसला लेने के लिए आज तक के सबसे हाईएस्ट जज के बेंच, 13 जजों का बेंच बैठा था। और ये केशवानंद भारती कहाँ के थे, तो ये केरला गवर्नमेंट के थे। इसका केस क्या चल रहा था, तो ये केरला गवर्नमेंट का जो लैंड एक्विजिशन वाला आया था केस, वो क्या कहते हैं कानून, उसके तहत इनके मठ के पास बहुत सारा जमीन था, जिसको कि जो है कि वो केरला गवर्नमेंट इसके मठ की जमीन को छीन रही थी। इन्होंने केस लगाया कि आर्टिकल 25, 26 और 31 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट था। तो फिर इन्होंने क्या किया कि जब गया इसके ऊपर बेंच बैठा, बहुत बड़ा बेंच है, आज तक का इससे ज्यादा बड़ा कोई बेंच नहीं है। और उन्होंने कहा कि संसद में क्या कहते हैं कि संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति है, वो आर्टिकल 368 का उपयोग करके संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि संविधान की जो मूल भावना है, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। उसी समय ये पहली बार ये शब्द का प्रयोग किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि संविधान की मूल भावना। और उस समय से लेकर के आज तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला माना जा रहा है। इस बात को लेकर के फैसला माना जा रहा है कि एक तो इन्होंने जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर का रूल बनाया। बेसिक स्ट्रक्चर का रूल क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में होता है कि कुछ फंडामेंटल फीचर्स ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि किसी भी तरीके से आर्टिकल 368 का उपयोग करके उसको जो है कि पार्लियामेंट बदल नहीं सकता है। उसके बाद भी इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी इसके फैसले में। इन्होंने कहा कि चेक ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द पावर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के जो क्या कहते हैं संसद के जो क्या कहते हैं संविधान संशोधन की जो शक्ति है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाने का काम इसी जो है कि केशवानंद भारती केस ने किया था। उसके बाद फिर जो है कि इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें कही गई। उन्होंने इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है,
इसमें चेंजिंग होते रहेगा, लेकिन चेंजिंग होने का मतलब ये नहीं होता है कि संसद के पूरे मौलिक अधिकार को ही बदल दिया जाएगा, ऐसा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद इन्होंने जो है कि रूल ऑफ लॉ को स्थापित कर दिया है इस विधान ने आने के बाद, केशवानंद भारती केस के आने के बाद। उसके बाद इसी केस ने जो है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी बहुत महत्व दिया था कि नहीं, जुडिशरी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, आप अगर कानून बनाते हैं तो हम कानून को रिव्यू करेंगे, और अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत नहीं पाया गया तो उसको खारिज कर देंगे। अभी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन के बारे में भी बात करते हैं। उसके बाद फिर जो जुडिशियल अप्रोच है उसको उन्होंने जो है कि बहुत शार्प कर दिया था कि नहीं, अगर आप कानून का जो है कि उल्लंघन करेंगे, आर्टिकल 368 का प्रयोग करके आप बार बार संविधान को बदलने का प्रयास करेंगे तो आपको हम करने नहीं देंगे। उसके बाद जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कि उन्होंने अंडरमाइन किया कि नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी बना रहेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उसमें पूछा गया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो आप ला रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, आप ऐसा मत पूछे कि आज ही हम आपको सब बात बता देंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। ये समय समय पे हम फैसला देते रहेंगे और उसमें बताते रहेंगे कि ये मामला बेसिक स्ट्रक्चर का है और ये मामला बेसिक स्ट्रक्चर का नहीं है, और ये हम ही बताएंगे। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के हैं, जैसे कि जो सोवरेनिटी ऑफ इंडिया है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद फिर जो वेलफेयर स्टेट है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। मैंडेट टू बिल्ड वेलफेयर स्टेट आएगा कि नहीं यस सर, आएगा। कलेक्टर क्योंकि ये डीपीएसपी के अंतर्गत है। उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी आएगा आएगा सर वो सर। भी। उसके बाद क्या कहते हैं, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जी ये भी ये भी आएगा मोदी सर। को ये भी आएगा। आएगा सर। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए नेशन, ये भी आएगा सर। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जी अच्छा ये बताओ, यस सर। हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ये आएगा कि आएगा नहीं सर। आएगा। ये सब आएगा सर, क्योंकि फंडामेंटल राइट भी है ना। या वो हम नहीं कह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल दोनों के राइट बीच हार्मोनी है। हम तो दोनों को बैलेंस करने के लिए तो आएगा ही। आएगा ही। उसके बाद इंडिविजुअल फ्रीडम, जी सर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आएगा सर। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास ऐसे हैं एलिमेंट जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत इसको मान लिया गया था, और तब से लेकर के आज तक इससे बड़ा कोई बेंच नहीं बैठा, और केशवानंद भारती को संविधान का संरक्षक भी कहा जाने लगा, और इसके 50 साल पूरे हुए हैं। तो इस तरीके से आपका केशवानंद भारती केस जो है कि काफी इम्पोर्टेंट हो जाता। मिनर्वा मिल्स में जो आया था। हाँ, बहुत सारे वाद हैं, जैसे बेरोबारी का मामला है, मिनर्वा मिल्स का वाद है, ऐसा ऐसा बहुत मामला है, लेकिन केशवानंद भारती से बड़ा कोई फैसला तो आज तक दिख नहीं रहा है आपको। ठीक है, कुछ सेकंड सबसे बड़ा देश हाँ हाँ, वो मतलब सेकंड सबसे बड़ा है, बात सही है। वो अलग नाम था। 11 तो अब 11 हाँ ठीक है, 10:50 हो चुके हैं, क्या करेंगे, लिख लेंगे क्या संसद किस मामले में संप्रभु है और किस मामले में संप्रभु नहीं है। यस सर, लिखवा यस सर। लिख लो कुछ 10-12 पॉइंट, अच्छा कीवर्ड रहेगा, लिखवा देते हैं। कीवर्ड कम से कम लिख लो। ठीक है, हेडिंग दो, ऐसे करके लिखो संसदीय। इसको फिर से लिखने का प्रयास करना, ठीक है, बहुत लोग नहीं लिख पाए हो, कोई ठीक से आज आंसर नहीं लिख पाया। प्रभुत्व संपन्नता की स्थिति ना, संबद्धता की स्थिति, यस सर, जैसे फ्री होते हैं लिखेंगे। क्या क्या बोलो, अच्छा ठीक है लिखेंगे तो ओके ओके, ऐसे करके बना लो, दिख रहा है ना स्क्रीन, लिखो। संसद देश की सर्वोच्च विधायिका है, सबसे पहला पॉइंट तो ये आएगा, संसद देश की सर्वोच्च विधायिका। ठीक है, संसद को किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार। दोनों का मतलब तो एक ही हो गया है। बात बनाने के लिए तो बहुत सारा बात लिखना ही पड़ता है।
38 नंबर में आप लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे? यस उसके बाद किसी विभाग में संशोधन करने का अधिकार। अगर शब्द नहीं मिलने लगे तो क्या करेंगे आप? घुसा देंगे केशवानंद भारती केस जो बताए उसमें दुनिया भर का बात दिया गया है, उसको लाके डाल दीजिए इसमें, ऐसा ऐसा हुआ था। किसी विभाग में संशोधन की शक्ति। उसके बाद क्या लिखेंगे? संसद की अनुमति के बिना। अनुमति के बिना कार्यपालिका ना कोई कर लगा सकती है, ना कोई कर वसूल सकती है, वसूल सकती है, ना ही किसी भी प्रकार का व्यय कर सकती है। किसी भी प्रकार का व्यय कर सकती है। ठीक है, लिख लिए? यस सर बढ़े आगे। सर चलिए, संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। संविधान की उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। उसके बाद क्या कर सकता है ये? संसद न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित कर सकता है। निर्धारित कर सकता है। न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया। महाभियोग क्यों नहीं लिखे हैं? महाभियोग जैसी प्रक्रिया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये शब्द नहीं है। इसमें नहीं दिया गया सर। लगाकर उसे पद से हटा सकती है। राज्य के सीमा क्षेत्र को संसद राज्य के सीमा नाम इत्यादि में परिवर्तन कर सकती है। लिख लिए? यस सर अब कुछ ऐसी स्थिति लिखेंगे जिससे कि आपको लगे कि संसद गैर संप्रभु नहीं है। क्या दिए थे इसका हेडिंग? संसदीय संप्रभु है। हाँ, संसदीय प्रभु संपन्नता की स्थिति। सर मैंने तो ये सब पॉइंट लिखा था, बस ये थी इसके अलग अलग डायरेक्शन में लिखा था। वही तो तुम किया था। तो आप ही तो कहते 400 वर्ड में लिखना है तो कॉपी भरना पड़ेगा ना। मतलब एक क्या कहते हो, जो पहले डिमांड रहता है ना क्वेश्चन का उसको लिख लो, ठीक है, उसको ऊपर में दर्शाने का प्रयास करो। कम से कम तुम इतना भी करता कि संसदीय संप्रभुता क्या होता उसको समझा भी देता ना शुरुआत के दौर में, उसके बाद फिर मसला आसान हो जाता।
लेकिन समझाया भी नहीं, वो एक दो कोट दिया किसका किसका, उसके बाद फिर संसद के पूरे शक्ति को तुम लिख दिया पहले। सर तो कोड लिखा देते हैं। कोट लिखा देते हैं। संसदीय गैर प्रभुत्व संपन्नता, प्रभुत्व संपन्नता की स्थिति। जो लोग इतना देर रामायण सुने हैं कम से कम लिख के जाइए, नहीं तो सारा रामायण भुला जाइएगा। सबसे पहला क्या है कि न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायिक समीक्षा की स्थिति। न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा कर के संसद द्वारा बनाए गए विधि की जांच कर सकता है। सर हाँ सर, ये न्यायिक पुनरावलोकन और समीक्षा कुछ अंतर है क्या? नहीं, एक ही वर्ड है, वही तो लिखा है, न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा करके संसद द्वारा बनाए गए विधि की यस सर। जांच कर सकता है एवं उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकता है? सर ये राष्ट्रपति न्यायिक सक्रियता नहीं हो सकता है इसमें? देखो, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा में अंतर है। न्यायिक सक्रियता क्या होता है ना कि जहाँ पे कार्यपालिका मान लो काम नहीं कर रही है, वहां यस सर, यस संसद सर। संसद न्यायपालिका अपने से कुछ एक्टिव हो करके उसको सो मोटो ले ले या कोई पीआईएल दायर हो और उसके ऊपर जो है कि कार्यपालिका को किसी भी तरीके का डिसीजन दे दे। जैसे कि एक बार दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि दिल्ली का जो रोड का डिवाइडर है उसको पीला कलर से पेंट कीजिए क्योंकि एक्सीडेंट हो रहा है। ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। यस सर, अभी रिसेंटली में हेड स्पीच के ऊपर ही बोला था सर। हाँ एनसीआर वाला भी मामला सर सकता है, दिल्ली एनसीआर का मामला। हाँ, तो बहुत सारा ऐसा मामला है जो इसलिए फिर जुडिशियल। यमुना के किनारे जो वो पेड़ वगैरह लगाने के लिए बोला है न्यायपालिका। हाँ, तो ये सारा जुडिशियल, अब देखो जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल सुप्रीमेसी भी दोनों अलग 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 टर्म होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो जुडिशियल रिव्यू पढ़ रहे हैं। रिव्यू के अंदर किसी कानून को जो है कि संवैधानिक घोषित करता है। जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या करता है, वो तो बनाए गए कानून को अनुपालन करने का आदेश देता है। जब कार्यपालिका खुद से नहीं करती है तो वो कानून तो वही रहता है ना। यस सर, जिस क्षेत्र में कार्यपालिका न्यूट्रल हो जाती है वहाँ पे एक्टिव होता है न्यायपालिका। एक तरीके से देखें कि कार्यपालिका के जो कार्य है उसको शक्ति है उसको तो कम कर ही रहा है ना, कि उसका कार्य ये कर रहा है। हाँ, तो उसी को एक्टिविज्म बोला जाता है। तो ठीक सर है, ये भी पॉइंट आ सकते हैं ना उसके निगेटिव रूप में। किसके इसके निगेटिव के रूप में संसद, हम लोग संसदीय संप्रभुता पढ़ रहे हैं ना, तो लेकिन संसद सर के मैंने द्वारा एक चीज, वो जो मान लो कि सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन देता है या हाई कोर्ट डिसीजन देता है, तो संसद के बनाए गए कानून के अनुरूप ही ना कार्य करने के लिए कहता है। तो संसद के कानून का कहाँ कुछ हुआ, मेरा पॉइंट ये है। ठीक है, लिख लो संविधान की लिखित प्रवृत्ति। कोई कुत्ता पोसते हैं या फिर कुत्ता रोड का है? ये स्ट्रीट वाला है सर। ये स्टेट वाला है। हाँ। अरे दिल्ली में तो इतना मसला चलते रहता है, वो बड़े बड़े अथी में लिफ्ट वगैरह में कि आप कुत्ता लेकर आ गए हैं, वहां तो बच्चा और नहीं ये कुत्ता सब, में अंतर ही समझ में नहीं आता है। नहीं सर ये 5-7 गो हैं, खाली हम बाहर ही निकलते नहीं है कि आ जाते हैं दुनिया भर। अच्छा, तो रोटी देता है रोज क्या? आज बिस्किट रोटी वोटी नहीं खाते हैं लोग। संविधान की स्टैंडर्ड लिखित कुत्ता। संविधान की लिखित प्रकृति, सरकार के संघीय व्यवस्था तथा मूल अधिकार भी संसद की शक्ति को सीमित करता है। दिख रहा है ना? यस सर।
सीमित करता है। दिल्ली में जाओगे ना, अलग अलग पार्क में लिखा हुआ है कि यहाँ कुत्तों को लाना मना है। लिख लिया एक सर एक सर ये एक आर्टिकल 137 वाला ये न्यायिक पुनरावलोकन है ना? नहीं, उसमें बताया गया है कि रीट जारी करने की एक पावर है, रीट का है वो। अच्छा, 137 लेकिन कोई यानी कि 147 सुप्रीम में है कोर्ट शायद। कोई यानी कि डिसीजन अपना दे देती है, उस डिसीजन पे फिर से यानी कि अपना वो बदल सकता है, कुछ जजमेंट वगैरह जो दिए रहता है, न्यायिक पुनरावलोकन जो करता है शायद उसका। जुडिशियल देखो क्या कहता है, जो न्यायिक समीक्षा है इसके अंतर्गत जी विधि के कानून को अति करता है। और जो तुम एक टर्म जी बोल रहे हो, जुडिशरी कई बार अपने ही डिसीजन को चेंज करते रहती है। जी ठीक है, जी वो तुम अलग टर्म बोल रहे हो, हम लोग न्यायिक समीक्षा की बात कर रहे हैं। सर जुडिशियल उसको रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। हाँ, एक नहीं नहीं, जैसे जुडिशियल संसद में कोई रिव्यू के तहत ही संविधान के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा होती है। यस सर, और जब जुडिशियरी अपना ही बनाया गया नियम का भी समीक्षा करता हुआ आता है 137 में सर। हाँ हाँ हाँ। जी, और न्यायिक समीक्षा वाला की संसद कोई कानून बनाती है, यानी कि अगर वो न्याय संगत नहीं होता है तो इसको जुडिशरी रिव्यू करती है, इसको बोलते हैं क्या न्यायिक समीक्षा वाला? ये न्यायिक दोनों समीक्षा है। जुडिशियल रिव्यू ही है। हम्म, हाँ, दोनों अलग वो अपना बनाया हुआ कानून को जांच करती है और इसमें संसद देखो द्वारा बनाए गए कानून को देखो जांच दोनों की करती है। प्रकृति समान ही है, जी ठीक है। जी जी जी, हाँ समझ गए। एक संसद के कानून पे बात करता है और एक जो है कि तुम्हारे खुद वो के कानून पे करता है। खुद के पे करता है। ठीक है, जी ठीक। यहाँ तक लिख लिए थे। उसके बाद फिर और क्या बताए थे जी, अध्यादेश वाला ने। हाँ, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश से के निर्माण से संसद की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के निर्माण से संसद की विधि बनाने की शक्ति भी कम हो जाती है। ठीक है, और लिख लो संघीय व्यवस्था, ये तो लिखे हम लोग ने। ये सिर्फ उसमें लिखे थे। संघीय व्यवस्था मूल अधिकार, हाँ लिख लिया। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, हमारे संविधान निर्माताओं ने सामंजस्य, दोनों का सामंजस्य स्थापित किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने तीनों सरकार के तीनों अंगों के बीच यस सर सामंजस्य स्थापित किया है, संतुलन स्थापित किया। अंगों के बीच शक्ति तो दी है, तीनों अंगों यथा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में किसी की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया है, सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया है उसके बदले तीनों को संतुलित शक्ति प्रदान की गई है, यथा तीनों अपने अपने क्षेत्र में क्या है, इसको लिख लेना, यथा तीनों अपने अपने क्षेत्र में
सर्वोच्च तो हैं, लेकिन एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं। लिख लिया? यस। तो इससे क्या हो जाता है ना कि आप जो कंक्लूजन दे रहे हैं वो एक सॉलिड कंक्लूजन का निर्माण करता है। ठीक है, तो कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? सचिन सर। कौन है सचिन सर? बताओ भाई, कौन है सचिन सर? सर वो दिल्ली वाली है। हाँ, कौन है? क्या जी सचिन? कहाँ तक खत्म हो गया? रे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद खत्म हो गया। 3-4 टॉपिक बचा आपका। एक जो पंचायती राज बचा हुआ है। हाँ बताओ सचिन, कहाँ से हो तुम? पंचायती राज बचा है, न्यायपालिका बचा है, उसी में आपको न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक सुधार, जितना टॉपिक है उसके अंतर्गत सब पढ़ा देंगे। उसके बाद निर्वाचन आयोग, भारत की चुनाव प्रतिक्रिया एवं राजनीतिक दल, उसके बाद फिर राजनीति में धर्म एवं जातिवाद, उसके बाद फिर गठबंधन की सरकार, उसके बाद फिर क्या कहते हैं जो प्रेशर ग्रुप वगैरह है वो, उसके बाद बिहार चुनाव विशेष, कुछ चीजें बता देंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, पॉलिटी का टॉपिक पूरा हो जाएगा। कल से हम लोग जो है कि पंचायती राज व्यवस्था, जिसको कि लोकल सेल्फ बॉडी बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट, उसको स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। एक दिन लगेगा पंचायती राज पढ़ाने में, उससे ज्यादा नहीं। और सबको सब चीज पता है पंचायती राज के बारे में, कुछ ऐसा नया नहीं है उसमें। आपको न्यायपालिका वाला जो है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म जिसको आप बोलते हैं, इसको पढ़ने में, जुडिशियल रिफॉर्म, इसको पढ़ने में जो है कि काफी टाइम लगेगा। और इसमें बहुत सारा चीज, अलग अलग चीज पढ़ना भी है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अभी जो है कि कई सारा चीज नया नया आया भी है। और सुप्रीम कोर्ट का भी कितना 75 वर्ष पूरा हो गया है शायद, तो उसको भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, सो गए क्या? हेलो? नहीं सर। आ रही है आवाज? आवाज आ रही है ना? हेलो? नहीं सर, अभी कहाँ सो जाएंगे। अच्छा अच्छा, क्या जी पता? सर, यस सर, यस सर। अरे कुछ लोग सो जाते हैं यार, क्या बात करते हो तुम? जब हम क्लास ऑफ करते हैं तो कुछ लोगों को डेली रिमूव करते हैं। अभी इस बीच में बहुत लोग सोए होंगे। बहुत लोग ऐसा रहता है, डेली 3-4 बंदा ऐसा दिखता है जो कि सोया हुआ रहता है। चलिए, तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। आपको इसमें जितने भी सवाल मिलेंगे, ठीक है, 2-3 अलग अलग सवाल आए हैं, वो जितना भी सवाल मिलेगा आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं कि मोदी सरकार जीत रही है कि नहीं जीत रही है।